अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले लेक्चर जो हमारा था इन दी कोलिजनल टेक्टोनिक्स आर कन्वर्जेंस, वो था डाउन गोइंग स्लैब के बारे में। और डाउन गोइंग स्लैब सबसे पहला फीचर है अगर हम एक ट्रावर्स लगाते हैं फ्रॉम एबिसल प्लेन एंड टू दी कॉन्टिनेंट्स आर दी वोल्केनिक आर्क। तो सबसे पहला फीचर जो हम देखते हैं वो डाउन गोइंग स्लैब है। और डाउन गोइंग स्लैब हमारे पास ओशियानिक प्लेट जो है वो जब सबडक्ट करता है और सब डिसेंड करता है इनटू द mantle, तो वो जो पार्ट है वो डाउन गोइंग स्लैब कहलाता है। और डाउन गोइंग स्लैब में एक्रेशनरी प्रिज्म के नीचे जो या ट्रेंच के नीचे जो इंक्लाइंड पार्ट है वो वदाती बिनियाफ जोन कहलाता है। और वदाती बिनियाफ जोन जो है उसकी डेप्थ ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर या 670 किलोमीटर तक है। और ये डाउन गोइंग स्लेब या वदाती बिनियाफ जोन सबसे एक्टिव, साइज्मिकली सबसे एक्टिव रीजन होता है इन द वर्ल्ड। इस फिगर में भी हम देख रहे हैं और कि यहाँ पे स्लेब्स जो है या डाउन गोइंग स्लेब जो है वो डिसेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ये एक प्लेट बाउंड्री है और प्लेट बाउंड्री जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। पैसिफिक और साउथ अमेरिकन प्लेट जो है, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रहे हैं बीनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो यंगर सबडक्शन है वो रेडिश कलर में है, 0 किलोमीटर फिर 50 किलोमीटर। और ये इस तरह एक्सटेंड होके ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर या 700 किलोमीटर तक नीचे जो है वो डिसेंड करता है। तो इस तरह इस एरिया के ऊपर हमारे पास वोल्केनिक आर्क बनता है। और यहाँ पे मुख्तलिफ और फीचर्स हम देखते हैं, जिसमें एक क्रिश्नरी प्रिज्म हो गया, ट्रेंच हो गया, फिर उसके बाद वोल्केनिक आर्क और इनके दरमियान में फोर आर्क बेसन और बेक आर्क बेसन जो है वो बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रेंच। ट्रेंच आर लीनियर आर curvilinear troughs that mark the boundary at the earth's surface between the downgoing slab and the accretionary prism। तो एक्रेशनरी प्रिज्म और डाउन गोइंग स्लेब के दरमियान हमारे पास एक लीनियर या कर्व लीनियर सरफेसेस है, डीपेस्ट पार्ट है ऑफ द ओशन जो कि हमारे पास बनते हैं। Trenches exist because the subducted portion of the downgoing slab pulls the slab downward to depth greater than it would be if the lithospheric plate were isostatically compensated। चूंकि हमारे पास स्लेब पुलिंग का फिनोमिना हो रहा होता है और डाउन गोइंग स्लेब जो है वो नीचे पुल होता है, तो उस पुलिंग का इफेक्ट जो है वो एक नेगेटिव ग्रेविटी इनॉर्मली जनरेट करती हैं आइसोस्टेसी में। और वो जो नेगेटिव ग्रेविटी इनॉर्मली है वो एक डीपेस्ट पोर्शन बनाते हैं ओशन का, और वो हमारे पास ट्रेंच कहलाते हैं। मतलब ये है कि ट्रेंचेस जो है वो हमारे पास डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशंस होते हैं जो कि डाउन गोइंग स्लेब और जो इक्वेशनरी प्रिज्म और ओवर राइडिंग स्लेब जो है उनके दरमियान हमारे पास बनते हैं। और इसका ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट लीनियर और कर्व लीनियर होता है, जिस तरह के यहाँ पे कर्वेचर आए हुए हैं। अब इसका ट्रेंड जो है यहाँ पे हमारे पास मिल रहा होगा इन कर्व लीनियर फॉर्म। द डीपेस्ट लोकेशन इन द ओशन अकर्स एट ट्रेंचेस। तो डीपेस्ट लोकेशन जो ओशन के होते हैं वो ट्रेंचेस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, in fact the floor of the Mariana Trench in the western Pacific reaches a depth of over 11 km, deep enough to swallow Mount Everest nearly 9 km high without a trace। अब यहाँ पे एग्जांपल में मरियाना ट्रेंच की एग्जांपल दी हुई है। मरियाना ट्रेंच जो है वो ओशन ओशन सबडक्शन से बनता है। पैसिफिक प्लेट जो कि ओल्डर है और उसका लेंथ भी ज़्यादा है, मतलब स्प्रेड उसका ज़्यादा है। वो जब सबडक्ट करते हैं अटलांटिक के पास, तो यहाँ पे हमारे पास डीपेस्ट पार्ट इन द फॉर्म ऑफ मरियाना ट्रेंच। और मरियाना ट्रेंच जो है ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर डीप है। और ये पूरे माउंट एवरेस्ट को, जो कि 8500 मीटर जिसकी एलिवेशन है, उसको पूरा सॉल्व कर सकता है, निगल सकता है। बट ऑल द ट्रेंचेस आर सो डीप, बट नॉट ऑल द ट्रेंचेस आर सो डीप। लेकिन हर जगह पे ये नहीं होता। हमारे पास ओशन ओशन सबडक्शन जब होती है,
कन्वर्जन जब होती हैं वहाँ पे हमारे पास डीपेस्ट ट्रेंचेस बनते हैं, और जहाँ पे हमारे पास ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है तो वो इतने डीपेस्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, द जुआन डिफाका ट्रेंच इन द पैसिफिक off the coast of Oregon and Washington, northwestern USA, is not much deeper than the adjacent abyssal plain of the ocean floor. अब हमारे पास अगर ओशन ओशन सबडक्शन हो रही है तो वहाँ पे डीपेस्ट ट्रेंचेस बनेंगे। फिर ओशन कॉन्टिनेंट सबडक्शन में हमारे पास ट्रेंचेस जो है वो शेलो डेप्थ के होते हैं। फिर अगर हमारे पास प्लेट का साइज जो है वो भी कम है तो भी हमारे पास शेलो डेप्थ के ट्रेंचेस बनते हैं। अगर प्लेट का साइज ज़्यादा है, इन केस ऑफ पैसिफिक प्लेट जिसमें मरियाना ट्रेंच बन रहा है, तो प्लेट का साइज अगर ज़्यादा है तो डीपेस्ट बनेंगे, प्लेट का साइज कम है तो शेलो ट्रेंचेस बनेंगे। अब ये जोआन डिफाका ट्रेंच जो बन रहा है यूएसए के पास, तो वो इतना शेलो डेप्थ के हैं कि उसका डेप्थ जो साइड बाई ओशन है उसके एबेसल प्लेन से भी कम है। मतलब एबेसल प्लेन जो है वो डीप है और ट्रेंच जो है वो एबेसल प्लेन के मुकाबले में इतना डीप नहीं है। ट्रेंच फ्लोर डेप्थ रिफ्लेक्ट टू फैक्टर्स। अब ये ट्रेंच फ्लोर जो है या ट्रेंच का डेप्थ वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द एज ऑफ द डाउनगोइंग स्लेब, एज ऑफ द डाउनगोइंग स्लेब अगर ज़्यादा है तो डीपेस्ट होगा, एज ऑफ द डाउनगोइंग स्लेब कम है तो शेलो होगा। द फ्लोर ऑफ द ओशन ओल्डर ओशियानिक लिथोस्फीयर इज डीपर देन द फ्लोर ऑफ द यंगर ओशियानिक लिथोस्फीयर। अब ट्रेंच फ्लोर डेप्थ या ट्रेंच का डेप्थ जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक सबसे पहला फैक्टर हमारे पास एज आ गया, फिर सेकंड जो फैक्टर है दैट इज सेडिमेंट सप्लाई या द सेडिमेंटेशन इन द ट्रेंच। The sediment supply into the trench, if a major river system from the continent spills into the trench fills with sediments. अगर एक सेडिमेंटेशन रेट ट्रेंच की तरफ ज़्यादा है, वल्केनिक आर्क से सेडिमेंट आ रहे हैं और ट्रेंच में फिल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्बिडाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ अदर सेडिमेंट्स एक्सेट्रा, तो अगर सेडिमेंट सप्लाई ज़्यादा है तो ट्रेंच जो है वो उसको फिल करेगा और ट्रेंच जो है वो शेलो डेप्थ का होगा। अगर सेडिमेंट सप्लाई कम है तो डेप्थ जो है वो ज़्यादा होगा। फिर उसके अलावा ये भी है कि फॉर एग्जांपल ओशन ओशन कन्वर्जेंस में ट्रेंच का डेप्थ इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि ओशन ओशन कन्वर्जेंस में कॉन्टिनेंट्स जो कि मेजर सेडिमेंटेशन है वो तो कॉन्टिनेंट से हो रही होती हैं, और यहाँ पे जो ट्रेंच है वो कॉन्टिनेंट से या पैसिव मार्जिन से दूर होता है, तो सेडिमेंट सप्लाई जो है वो उसके पास नहीं जा सकती। तो इस वजह से सेडिमेंट फिलिंग जब नहीं हो रही होती तो ट्रेंच डेप्थ जो है वो भी ज़्यादा होता है इस केस में। और इसके मुकाबले में जब हमारे पास कॉन्टिनेंट्स या ओशियानिक प्लेट जो है सबडक्ट कर रहा होता है बीनीथ दी कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो यहाँ पे जो ट्रेंच है वो करीब होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट के वल्केनिक आर्क के, तो वल्केनिक आर्क से जो सेडिमेंटेशन आ रही होती है या एक मेजर रिवर अगर फिल कर रहा होता है ओशन में तो उसकी जो सेडिमेंट्स है वो भी ट्रेंच में फिल करेंगे। तो इस केस में ओशन कॉन्टिनेंट सबडक्शन में ट्रेंच साइज जो है या ट्रेंच डेप्थ जो है वो इस वजह से भी कम होता है। To see the effect of these parameters, let's compare the geology of Mariana Trench and that of the Oregon West Washington Trench. हम देखते हैं इसके कंपैरिजन मरियाना ट्रेंच और जो जोआन डिफाका ट्रेंच है उसकी कंपैरिजन करते हैं। The great depth of the Mariana Trench is a result of its location far from the continental supply of sediments, and the fact that the plate being subducted at the Mariana Trench is relatively old Mesozoic. अब इसकी कंपैरिजन में हम देखते हैं कि मरियाना ट्रेंच जो है वो बनता है फ्रॉम दी ओशन ओशन सबडक्शन, और एक जो पैसिफिक प्लेट है वो ओल्ड भी है, उसका एज भी ज़्यादा है, और सेडिमेंट सप्लाई जो है वो उस यहाँ तक कम हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है मरियाना ट्रेंच यहाँ पे है
तो ये फार अवे फ्रॉम द कॉन्टिनेंट है और सेडिमेंट सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। इसके मुकाबले में अगर वेस्ट ओरिगन और यहाँ पे है जोहान डिफाका जो है वो सबडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सेडिमेंट सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा होगी और ट्रेंच जो है वो शेलो डेप्थ का होगा। यहाँ पे सेडिमेंट सप्लाई जो है वो कम होगी और ट्रेंच जो है वो डीप होगा। In contrast, trench along the Pacific Northwest margin of the United States had filled with sediment carried into the Pacific by Columbia River, and the downgoing slab beneath the trenches quite young, लेट सीनोजोइक। और यहाँ पे जो ट्रेंच है वो शेलो डेप्थ का इसलिए है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट्स यूनाइटेड स्टेट के पास है और कोलंबिया रिवर जो है उसको फिल कर रहा है, और दूसरा ये कि ये यंग भी है, यंगर इन एज है। Even though the thickness of the sediment in trenches is variable, all trenches contain some sediments called trench fill. हमारे पास sediments जो है वो वेरिएट करते हैं क्योंकि डिफरेंट जगहों से आते हैं, तो sediment सप्लाई जो है वो भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट रिवर्स या स्ट्रीम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ sediments लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी sediments अगर ट्रेंच में गिर रहे हो तो वो सारे sediments ट्रेंच फिल कहलाते हैं। Typically, trench fill consists of flat-lying turbidites and debris flow that descends into the trench via submarine canyon. तो नॉर्मली हमारे पास जितनी भी जो सीडी में ट्रेंच फिल है वो टर्बिडाइट्स या डेब्रिस फ्लो फॉर्म में होते हैं। टर्बिडाइट्स हमारे पास क्लास्टिक फ्लो है, क्लास्टिक सेडिमेंट्स का फ्लो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अगर हमारे पास प्लास्टिक सेडिमेंट्स जो है वो फिल करते हैं ट्रेंच में, तो या वो बेसन में फिल करते हैं, वो टर्बिडाइट्स कहलाते हैं। डेब्रिस फ्लो भी तकरीबन मड फ्लोज या इस टाइप के फाइन ग्रेन सेडिमेंट जो है वो अंडर सम एजेंट अगर फ्लो करते हैं डेब्रिस फ्लो कहलाता है। They descend into the trench via submarine canyons. Submarine canyon हमारे पास रिवर्स canyons जो है वो हमारे पास कटिंग्स होती है शेल्फ के ऊपर या स्लोप के ऊपर, तो वो canyons कहलाते हैं, सबमरीन canyons. The sediments comes from the volcanic area and its basement, from the forearc basin and from the older part of the accretionary wedge. तो ये जो जितने भी सीडिमेंट्स ट्रेंच में फिल करते हैं ये वोल्केनिक आर्क से आ रहे होते हैं। सीडिमेंट जो है वो रिवर्स या स्ट्रीम जो है कटिंग कर रही होती है, एरोड या एरोड करके लेके आती है और यहाँ पे ट्रेंच में आके फिल करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंच फिल। तो ये सीडिमेंट्स एक्रेशनरी प्रिज्म से, फोर आर्क बेसन से और इसके अलावा हमारे पास एक्रेशनरी प्रिज्म से आते हैं और ट्रेंच में फिल करते हैं। Eventually, the trench will become incorporated into accretionary prism where it become deformed. ये जो ट्रेंच फिल है ये एक्रेशनरी प्रिज्म का भी पार्ट बनते हैं और कलेक्टिवली एक्रेशनरी प्रिज्म भी डिफॉर्म पोर्शन है और जो ट्रेंच फिल है वो भी उसके साथ मिलते हैं। तो एक्रेशनरी प्रिज्म हमारे पास एक चाओटिक मिक्सचर ऑफ सेडिमेंट्स बनता है। तो एक्रेशनरी प्रिज्म को देखते हैं। Accretionary prism during the process of subduction, the surface of the downgoing plate shear against the edge of the overriding plate. अगर जब हमारे पास सबडक्शन हो रही होती है, डाउनगोइंग स्लेब जो है वो डिसेंड कर रहा होता है, डाउनगोइंग स्लेब डिसेंड करता है ओवरराइडिंग प्लेट के अगेंस्ट। तो जिस तरह के यहाँ पे डिसेंड कर रहा है, तो जो डाउन गोइंग स्लेब है उसकी शेयरिंग होती है, उसकी कटिंग होती है, एक्रीशन होता है उसका, और जितना हमारे पास डाउन गोइंग स्लेब नीचे जाता है उतनी ज़्यादा एक्रीशन होती है सेडिमेंट्स की, और वो जो एक्रीटेड सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे आके कलेक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्रेशनरी प्रिज्म। During the process of subduction, the surface of the downgoing plate shears against the edge of the overriding plate. अब ओवरराइडिंग प्लेट जो है वो इसको रब करता है, shear करता है डाउनगोइंग स्लेब को। और जिस तरह के हमारे पास अगर रांदा लकड़ी के ऊपर हम चलाते हैं तो वो लकड़ी के जो है वो जो पाउडर या फाइन मैट्रिक्स होता है लकड़ी का, वो हमारे पास एकमुलेट होता है रांदे के ऊपर।
तो सिमिलर एग्जांपल है कि ओवरराइडिंग प्लेट जो, as we have already noted, the shear between the two plate produces accretionary prism or accretionary wedge. और इन दोनों का ओवरराइडिंग प्लेट का, ओवरराइडिंग स्लेब का और डाउन गोइंग स्लेब की इक्वेशन जो है वो हमारे पास एक्रेशनरी प्रिज्म बनाता है या एक्रेशनरी wedge जो कहलाता है बनाता है. This wedge is this is a wedge consisting of deformed pelagic sediments and oceanic basalt, which was scraped off from the downgoing slab, and of deformed turbidite that had been deposited in the trench. अब ये जो wedge होता है हमारे पास, जैसे ये वेज जो है ये मिक्सचर है डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्स का. पेलेजिक सेडिमेंट्स होते हैं जो कि ओशन बेसन का पार्ट होते हैं, ओशन के फ्लोर के ऊपर जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं वो सेडिमेंट्स इसका पार्ट होते हैं. बसाल्ट जो है, बसाल्ट ओशियानिक बसाल्ट जो है वो इक्वेशनरी प्रिज्म में मिलता है. और ये जितने भी सेडिमेंट्स हैं ये स्क्रैप होते हैं, स्क्रैप मटेरियल है जो कि एक्रीट होते हैं बाय द डिसेंडिंग ऑफ डाउन गोइंग स्लेब अगेंस्ट द ओवरराइडिंग स्लेब, और उसकी जो इक्रीशन हो रही होती है यहाँ पे आके वो एकमुलेट होते हैं, जमा होते हैं. एंड ऑफ डिफॉर्म टर्बिडाइट दैट हैड बीन डिपॉजिटेड इन द ट्रेंच. और इसके साथ, इन दोनों के साथ, पेलेजिक सेडिमेंट्स और ओशियानिक बसाल्ट के साथ टर्बिडाइट्स जो कि वॉल्केनिक आर्क से या कॉन्टिनेंटल साइड से सेडिमेंट सप्लाई फॉर्म में आ रहे हैं, टर्बिडाइट्स जो है वो भी यहाँ पे होते हैं. तो मतलब है कि एक मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्स का. एक्रेशनरी प्रिज्म एक एक्युमुलेशन होती है, एक मिक्सचर है डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्स का. रिसर्चर हैव डिस्क्राइब टू डिफरेंट एक्रेशनरी प्रिज्म ज्योमेट्रीज. अब रिसर्चर जो है एक्रेशनरी प्रिज्म की ज्योमेट्री जो है दो मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज वो एक्सप्लेन करते हैं. Figure 17.11 illustrate these differences for the case of convergent margin near a continent. In figure 17.11a, the prism forms seaward of a trip sliver of the oceanic plate, where in 17.11 the edge of the continent come directly in contact with the surface of the downgoing slab. अब ये जो एक फिगर है 17.11 ये इलस्ट्रेट करता है दो फिनोमिनास को जो कि फोर वेज या रेट्रो वेज कहलाते हैं, और ये बेसिकली फेसिंग होती हैं या वर्जेंस है क्रिश्नरी प्रिज्म का. एक हमारे पास सीवर्ड जो है वो वर्ज करता है और एक ओवर राइडिंग स्लेब की तरफ वर्ज करता है. सीवर्ड की तरफ जो वर्ज करता है फोर वेज कहलाता है, और लैंडवर्ड जो वर्ज करता है या फेसिंग है वो रेट्रो वेज कहलाता है. Traditionally, the process of farming in equestrian prism had been likened to the process of farming a sand pile in front of bulldozer. अब यहाँ पे अगर इस फिगर को देखें, सैंड पाइल है और बुलडोजर जो है वो इसको पुश कर रहा है. तो नॉर्मली इक्वेशनरी प्रिज्म भी इस तरह बनता है जिस तरह के एक बुलडोजर जो है एक सैंड पाइल है, ढेर है रेत का, और उसको वो पुल कर रहे हैं. तो उसमें फिर जो है वो सेडिमेंट्स इस तरह से accumulate होंगे against the blade of the bulldozer. The blade of the bulldozer can be called as a backstop in the sense that it is a surface that blocks the movement of material that had been moving with the downgoing slab. अब ये जो ब्लेड है बुलडोजर का, इसको हम बैक स्टॉप कह सकते हैं. और एक्रेशनरी प्रिज्म भी इस तरह होता है. एक्रेशनरी प्रिज्म जो है एक्ट करता है एज अ बैक स्टॉप फॉर द डाउन गोइंग स्लेब एक्रीशन, और सेडिमेंट्स उस बैक स्टॉप के ऊपर एकमुलेट होते हैं. तो बुलडोजर एक्रेशनरी प्रिज्म सिमिलर बनता है अगर बुलडोजर का ब्लेड जो है एक रेत की ढेर को जो है पुश करता है और वो सेडिमेंट्स इस तरह से एकमुलेट होंगे. तो another way to visualize the equationary prism for formation comes from a simple sandbox model. सैंडबॉक्स मॉडल जो है उसके थ्रू भी एक्सप्लेन हो सकता है. अगर आपके पास एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल ग्लास का बॉक्स है, और उसमें हमने क्या रखा है, इन दिस मॉडल अ सैंड लेयर buries a sheet of mylar thin plastic that can be pulled through a slit at the base of the box. अगर हमारे पास एक बॉक्स है और उसको हमने सैंड प्लास्टिक मटेरियल
मिलर जो है थिन प्लास्टिक है और सेंट से फिल किया हुआ है, और किसी तरह हम एक सिरा जो है बॉक्स का उसको धकेलते हैं दूसरे सिरे की तरफ, तो हमारे पास क्या होगा, इन द सेंटर हमारे पास सेडिमेंट्स इस तरह से एक्युमुलेट होंगे। The slit represent the contact between the overriding and downgoing slab, downgoing plate. As the Miller sheet moves down the slit, the non-moving sand on the overriding plate act as a backstop, so the sand brought into the subduction piles. अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ग्लास में, एक ग्लास बॉक्स में हम सेंट लेयर बनाते हैं और उसके साथ प्लास्टिक मटेरियल जो है कुछ रखते हैं, जिस तरह की एमएलआर जो है वो बताए हैं। तो हम एक स्लेट के ज़रिए दोनों सिरे जो है उसको एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो हमारे पास बैक स्टॉप की तरफ स्लिट जो है वो एक्ट करेगा एज अ बैक स्टॉप, और हमारे पास जो एक्रेशनरी प्रिज्म है उसकी सिमिलर एक एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट बनेगा, जिसमें हम देख सकेंगे फोर वेज और रेट्रो वेज को। नोट दैट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन अ बाइवर्जेंट वेज और बाइवर्जेंट प्रिज्म फॉर्म। अब अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक बाइवर्जेंट, बाइवर्जेंस मीन फेसिंग, बाई मीन्स ऑन टू साइड्स, तो दो साइड्स पे वर्ज कर रही होगी, जो एक्युमुलेशन सेडिमेंट्स है उनकी फेसिंग दो साइड्स पे होंगी। दिस मीन्स दैट द प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ ए फोर वेज एंड अ रेट्रो वेज। इन फोर वेज द पोर्शन ऑफ द इक्वेशनरी प्रिज्म क्लोजर टू द ट्रेंच स्ट्रक्चर वर्ड टुवर्ड द ट्रेंच। अब फोर वेज में वो सेडिमेंट जो कि क्लोज होंगे, जिनकी इक्वेशन हुई है ट्रेंच के पास, जिनकी इक्वेशन हुई है वो वर्ज कर रहे होंगे, उनकी फेसिंग होगी वर्जेंस इज अपोजिट टू द डेप्थ, और उनकी वर्जेंस जो है वो ट्रेंच की तरफ होगी, तो वो फोर वेज कहलाएगा। वो इक्वेशनरी सेडिमेंट्स जो कि जिनकी वर्जेंस ट्रेंच की तरफ होगी या डाउन गोइंग प्लेट की तरफ होगी, वो फोर वेज कहलाएंगे। while retrovage the portion of the prism closer to the arc structure verge toward the arc toward the overriding plate, और दूसरी तरफ हमारे पास वर्जन्स जो है वो जिस तरह के यहाँ पे है, और एक की वर्जन जो है डाउन गोइंग प्लेट की तरफ है या ट्रेंच की तरफ है, तो ये हमारे पास फोर वेज होंगे। एक की वर्जन जो है वो ओवरराइडिंग प्लेट की तरफ है या आर्क वल्केनिक आर्क की तरफ है, तो ये हमारे पास रेट्रो वेज है। तो मतलब जो एक्रीशनरी सेडिमेंट्स की कमुलेशन है उनकी ज्योमेट्री जो है वो बाइवर्जेंट है। बाइवर्जेंट इस तरह के वो दो मुख्तलिफ साइड्स पे अपोजिट साइड्स पे उनकी फेसिंग होती है। एक की फेसिंग डाउन गोइंग स्लेब की तरफ होती है जो कि फोर वेज कहलाता है, और इक्वेशनरी प्रिज्म का कुछ पार्ट जो है वो उसकी फेसिंग वोल्केनिक आर्क की तरफ होती हैं जो कि रेट्रो वेज कहलाते हैं। नोट दैट द मटेरियल ऑफ द वेज इटसेल्फ इज अ बैकस्टॉप। अब जो इक्वेशनरी वेज के जितने भी सेडिमेंट्स हैं या पूरा इक्वेशनरी प्रिज्म है वो इज अ बैकस्टॉप एक्ट करते हैं। कंप्रेशनल डिफॉर्मेशन इन द इक्वेशनरी प्रिज्म प्रोड्यूसेस थ्रस्ट फाल्ट फोल्ड्स इन क्लीवेज। अब यहाँ पे जो मेजर हमारे पास स्ट्रेसेस है वो कंप्रेशनल स्ट्रेसेस होती हैं, ओवरराइडिंग और डाउन गोइंग स्लेब जो है वो कन्वर्ज कर रहा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास थ्रस्ट फॉल्ट्स बनेंगे, फोल्ड्स बनेंगे और क्लीवेज होगा। बट टेक्टोनिक कंप्रेशनल स्ट्रेसेस इज नॉट द ओनली काज ऑफ स्ट्रेन इन द प्रिज्म। कंप्रेशनल स्ट्रेसेस हमारे पास सिर्फ सबसे कॉम्प्लेक्स या मोस्ट डिफॉर्म्ड जो फीचर है इन द कंप्रेशनल और कोलिजनल टेक्टोनिक्स इज दैट एक्रेशनरी प्रिज्म। और एक्रेशनरी प्रिज्म एक तो हमारे पास मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्स का, और इसमें जो डिफॉर्मेशन होती है वो भी उसकी वैरायटी होती है, वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। मेजर जो स्ट्रेसेस है वो कंप्रेशनल होते हैं जो कि फोल्ड फॉल्ट और थ्रस्ट बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि सेडिमेंट जो है वो इकमुलेट होते हैं, एक्रेशनरी प्रिज्म जो है वो टाइम टू टाइम ज़्यादा होता है, एलिवेट होता है, तो इस एलिवेशन की वजह से ग्रेविटी स्लाइडिंग कास्ट लंपिंग ऑफ द रॉक्स एंड सेडिमेंट डाउन द स्लोप ऑफ द प्रिज्म। ग्रेविटी जो है वो स्लम्प करेगा जो
मास है, जितना मास ज़्यादा होता जाएगा, मास उसके मुकाबले में उतना फिल भी करेगा एलिवेशन के ज़रिए से। And once the prism has become very thick, it becomes to undergo extensional collapse under its own weight like soft cheese. और जब ये क्रिश्चियन प्रिज्म थिक हो जाता है, जिस तरह के वो रिफ्टिंग में भी हमने देखा था कि हमारे पास अगर माउंटेन्स वगैरह एलिवेशन अटेंड करते हैं तो फिर भी हमारे पास रिफ्टिंग होगी, तो एक्सटेंशनल कोलैप्स या ग्रेविटी कोलैप्स इस तरह था। तो यहाँ पे भी चूंकि थिकनेस ऑफ द क्रिश्चियन प्रिज्म ज़्यादा होती जाती है, ज़्यादा सेडिमेंट्स जो है वो एक्रीट करते हैं, थिकनेस ज़्यादा होती जाती है, तो एक्सटेंशनल कोलैप्स की वजह से सेडिमेंट जो है वो फिल करेंगे और एक्सटेंशनल कोलैप्स भी यहाँ पे होगा, नॉर्मल फॉल्ट्स भी मिलेंगे। This means that the gravitational energy overcomes the strength of the material at the depth in the internal part of the prism. So this material spreads sideways, leading to horizontal stretching in the above prism. तो इस तरह हमारे पास स्ट्रेचिंग होगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग होगी, और एक क्रिश्नरी प्रिज्म जो है वो उसका लेंथ ज़्यादा होता जाएगा। एलिवेशन जो है वो थिकनेस की वजह से एलिवेशन अटेंड करेगा, उस एलिवेशन के ऊपर एक्सटेंशनल कोलैप्स होगा, और लेंथ ऑफ द accretionary prism या stretching of the accretionary prism occur होगी। As a consequence of the stretching, the region near the surface of the prism undergoes normal faulting, और इसी extensional collapse की वजह से gravitational pull की वजह से normal faulting occur होगी। जिस तरह के इस फिगर में हम देख रहे हैं, फोर वेज की तरफ सेडिमेंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्लम्स, इन द फॉर्म ऑफ टर्बिडाइड्स जो है वो फिल करते हैं इनटू द ट्रेंच, और एक्रेशनल प्रिज्म ने एलिवेशन गेन की और ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ या एक्सटेंशनल कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से नॉर्मल फॉल्ट्स बने। और इसके अलावा जो मेजर डिफॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ थ्रस्ट फॉल्ट्स एंड फोल्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं। इस फिगर में साइज्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे के थ्रू या जो इमेज है साइज्मिक इमेज के थ्रू एक्रेशनरी प्रिज्म की इंटरप्रिटेशन हुई है। एक्रेशनरी प्रिज्म जो है वो डिस्क्राइब हुआ है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थ्रस्ट फॉल्ट्स जा रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो स्लम्प डिपॉजिट्स भी है, स्ट्रक्चरल थिकनिंग हुई है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल थिकनिंग हुई है, और ये हमारे पास डेप्थ है 4.5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर। तो जो इक्रेशनरी प्रिज्म है, चूँकि ऑफशोर में साइज्मिक सर्वे कंडक्ट की जाती हैं और साइज्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे ही है जिसके थ्रू हम सब सरफेस को देख सकते हैं, और इस तरह डेप्थ वाइज जो है इक्रेशनरी प्रिज्म इमेज हुआ है। चूँकि जो डाउन गोइंग स्लेब है या फिर इक्रेशनरी प्रिज्म है वो सबसे साइज्मिकली एक्टिव पार्ट होता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली हमारे पास अर्थक्वेक्स आते हैं, तो जो स्लाइडिंग है, ग्रेविटेशनल स्लाइडिंग है, वो ज़्यादातर इन्हीं अर्थक्वेक्स की वजह से होती हैं, और कुछ ब्लॉक्स जो है वो स्लाइड करते हैं या स्लम्प करते हैं फ्रॉम फ्यू मीटर्स टू थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स इन द इक्रेशनरी प्रिज्म, और इस तरह के जो ब्लॉक्स है स्लम्प ब्लॉक्स वो लिस्टोस्ट्रूम कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिटेचमेंट फॉल्ट या मेजर डिकाल्मा हमारे पास मिलता है, जो कि बाउंड्री होती है ऑफ दी सबडक्टिंग प्लेट और ओवरराइडिंग प्लेट की या एक्रेशनरी प्रिज्म की, और ये हमारे पास एक्चुअल प्लेट बाउंड्री होती हैं। डिटेचमेंट फॉल्ट जो मेजर फॉल्ट होते हैं किसी एक रीजन में, और यहाँ पे कंप्रेशनल एनवायरनमेंट में डिटेचमेंट फॉल्ट जो है वो हमारे पास डाउन गोइंग स्लेब और एक्रेशनरी प्रिज्म के दरमियान एक मेजर थ्रस्ट फॉल्ट जा रहा होता है, जो कि डिटेचमेंट या डिकॉल्मा कहलाता है। और उसके अलावा हमारे पास सेडिमेंट जो है वो, क्योंकि क्रिश्चियन रिप्रिज्म है, एक्रीशन हो रही होती है इन द टो ऑफ द फोर वेज, और हमारे पास एक द टो ऑफ द क्रिश्चियन रिप्रिज्म, और यहाँ पे जो एक सेडिमेंट्स एकमुलेट करते हैं या एक्रीट करते हैं, या ट्रेंच फिल यहाँ पे जो है वो, तो ये कंबाइंड सेडिमेंट्स, ये जो एक्रीशन है एट द टो ऑफ द एक्रेशनरी प्रिज्म, ये हमारे पास ऑफ स्क्रैपिंग कहलाते हैं। एक्रीशन एट द टो ऑफ द एक्रेशनरी प्रिज्म आर accumulation ऑफ सेडिमेंट एट द टो ऑफ द एक्रेशनरी प्रिज्म इज नोन एज ऑफ स्क्रैपिंग। फिर उसके बाद एक्रीशन होती है अंडर द
एक्रेशनरी प्रिज्म एट द बेस ऑफ द एक्रेशनरी प्रिज्म, और यहाँ पे भी एक्रेशन हमारे पास हो रही होती है। ओवर राइडिंग स्लेब जो है वो एक्रीट करता है डाउन गोइंग स्लेब को बीनीथ द एक्रेशनरी प्रिज्म, और इससे भी एक्रेशनरी प्रिज्म की थिकनेस बढ़ती है। तो एट द बेस ऑफ द एक्रेशनरी प्रिज्म जो एक्रीशन होती है वो टेक्टोनिक अंडर प्लेटिंग कहलाती है। तो ये हमारे पास दो फीचर्स है, ऑफ स्क्रैपिंग विच इज द एक्रीशन एट द टॉप ऑफ द एक्रीशनरी प्रिज्म, और या फिर एट द बेस ऑफ द एक्रीशनरी प्रिज्म एक सेडिमेंट जो है वो फिर एक्रीशनरी प्रिज्म का पार्ट बनते हैं, टेक्टोनिक अंडर प्लेटिंग कहलाता है। और एक्रेशनरी प्रिज्म की थिकनेस हम मेयर करते हैं या इसको देखते हैं बाय फिनोमिना और टर्म नोन एज क्रिटिकल टेपर एंगल। और क्रिटिकल टेपर एंगल जो है वो हमारे पास जो एबेसल प्लेन है या जो सीवर्ड सरफेस है और डाउन गोइंग प्लेट जो कि बेंड करता है उसके दरमियान विद द टॉप ऑफ द एक्रेशनरी प्रिज्म, इन तीनों के दरमियान जो एंगल बनता है इनको हम इसको हम क्रिटिकल टेपर एंगल कहते हैं। और ये क्रिटिकल टेपर एंगल जब ऑफ स्क्रैपिंग हो रही होती है, क्रीशन होती है या टेक्टोनिक अंडर प्लेटिंग होती है, मतलब है कि क्रिशनरी वेज का साइज बढ़ता है तो क्रिटिकल टेम्पर एंगल जो है वो भी इंक्रीज करता है। फिर इवेंचुअली हमारे पास ग्रेविटेशनल कोलैप्स आ जाता है, एक्सटेंशनल कोलैप्स आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्रिटिकल एंगल पे कम हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग की वजह से एक क्रेशनरी प्रिज्म का साइज जो है वो ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। और ये क्रेशनरी प्रिज्म हमारे पास जिस तरह की इस फिगर में नज़र आ रहा है, हमारे पास एक चाओटिक मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्स का, और ये चाओटिक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट ये मिलांज कहलाता है। और इस क्रिशनरी प्रिज्म में हमारे पास मेटामॉर्फिज्म होती है लो टू हाई ग्रेड, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स मिनरोलॉजी भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, सीडिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की सीडिमेंट्स मिलते हैं। और मिलांज जिसमें मिलांज वो सीडिमेंट्स होते हैं जिसमें हम बेडिंग जो है उसको प्रॉपरली ट्रेस नहीं कर सकते। चाओटिक मिक्सचर होता है सेडिमेंट्स का ऑन ए ट्रावर्स across a crystal prism you will find exposure of slate and lithic sandstone derived from the trench fill bedded chert स्लेट्स हमारे पास मिलते हैं लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और लिथिक सैंडस्टोन जो कि ट्रेंच फिल या टर्बिडाइट्स होते हैं, क्लास्टिक सीडिमेंट्स होते हैं। बिडेड चर्ट मिलता है डिराइव्ड फ्रॉम पेलेजिक सिलिसिक ओज, मिक्राइट मिलता है डिराइव्ड फ्रॉम पेलेजिक कार्बोनेट ओजेस, ग्रीन स्टोन अल्टर्ड सी फ्लोर बसाल्ट ग्रीन स्टोन हमारे पास मिलते हैं, एंड ब्लू शेस्ट which commonly forms in this type of environment. The origin of blue shades puzzled geologists for many years because of glaucophene can only form under unusual conditions of very high pressure, as it occur at 20 kilometer depth of 20 किलोमीटर एंड रिलेटिवली लो टेम्परेचर। हमारे पास ये जो ब्लू शेस्ट हमारे पास मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक, ये इस तरह की कंडीशन में हमारे पास मिलेगा जहाँ पे जो डेप्थ है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर हो और टेम्परेचर जो है वो लो हो, प्रेशर जो है वो वेरी हाई हो। और ये जो एनवायरनमेंट है ये हमारे पास इस कंप्रेशनल रिजीम में मिलता है, इस एक्रेशनरी प्रिज्म में मिलता है, जिसकी वजह से ब्लू शेस्ट भी यहाँ पे हमारे पास मिलता है along with other these type of sediments। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एक्रेशनरी प्रिज्म और ट्रेंच हमारे आज के टॉपिक थे। ट्रेंच जो है वो लीनियर और कर्वीलीनियर सरफेसेस हैं जो कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर्स है जो कि ट्रेंच जिनके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें एज ऑफ द ओशन फ्लोर है, एज ऑफ द ओशन फ्लोर ज़्यादा होगा, ट्रेंच जो है वो डीप होगा। फिर उसके बाद सीडीमेंट सप्लाई है, सीडीमेंट सप्लाई ज़्यादा होगी, ट्रेंच डेप्थ जो है वो उतनी कम होगी। फिर उसके अलावा ये है कि अगर हमारे पास कॉन्टिनेंट्स के करीब है मेजर स्ट्रीम्स या रिवर जो है वो फिल करते हैं ट्रेंच को, तो फिर भी हमारे पास शेलो डेप्थ का होगा, डेप्थ कम होगी। मरियाना ट्रेंच है सबसे डीपेस्ट ट्रेंच। फिर उसके अलावा जोआन डिफाका ट्रेंच जो कि
शेलो डेप्थ पे हैं और जिसकी डेप्थ इतनी कम है कि साइड बाय जो एबेसल प्लेन है वो भी उससे गहरा है। तो फिर उसके बाद हम एक्रेशनरी प्रिज्म पे आए। एक्रेशनरी प्रिज्म जो कि बेसिकली एकमुलेशन सेडिमेंट्स है, और वो हमारे पास ये एकमुलेशन होती है, ये एक्रीशन होती है जब डाउन गोइंग स्लेब जो है वो डिसेंड करता है और रोअर राइडिंग स्लेब उसको क्रश करता है। जिस तरह के एक रांदा लकड़ी के ऊपर चलता है और वो लकड़ी का पाउडर जो है वो रांदे की सरफेस के ऊपर एकमुलेट होते हैं, तो इस तरह डाउन गोइंग स्लेब जो है वो नीचे जाता है, ओ राइडिंग स्लेब उसको एक्रीट करते हैं, और वो एक्रीटेड सेडिमेंट्स जो है वो एकमुलेट होते हैं, और वो जो सेडिमेंट्स है वो हमारे पास एक्रेशनरी प्रिज्म कहलाते हैं। ये एक्रेशनरी प्रिज्म जो है ये बेसिकली बाइवर्जेंट होते हैं, मतलब ये इसकी फेसिंग दो तरफ होती हैं। एक हमारे पास सीवर्ड जो है वर्च करता है जो कि फोर वेज कहलाता है, और एक हमारे पास वल्केनिक आर्क की तरफ वर्क करता है जो कि रेट्रो वेज कहलाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्रिशनरी वेज का साइज जो है सबडक्शन के साथ साथ ज़्यादा होते जाता है, और इसमें जो मेजर यहाँ पे डिफॉर्मेशन है वो फोल्डिंग और थ्रस्टिंग में है। लेकिन जब इसका साइज ज़्यादा होता है तो एक्सटेंशनल कोलेप्स भी यहाँ पे अकर होता है। और उसके बाद हमने डिटैचमेंट फॉल्ट के बारे में देखा। डिटैचमेंट फॉल्ट जो कि डाउन गोइंग स्लेब और एक्रेशनरी प्रिज्म के दरमियान एक मेजर थ्रस्ट फॉल्ट जो कंप्रेशन की वजह से क्रिएट होता है, जो कि एक्चुअल प्लेट बाउंड्री होती है दो प्लेट्स के दरमियान, वो हमारे पास डिटैचमेंट फॉल्ट का डिकॉल्मा कहलाता है। फिर ऑफ स्क्रैपिंग या टेक्टोनिक अंडर प्लेटिंग के बारे में। ऑफ स्क्रैपिंग एट द टो, जो टो अंगूठा कहलाते हैं, एट द टो ऑफ द accretionary prism accumulation or accretion of sediments is known as offscraping, while at the base of the accretionary prism the accretion of downgoing slab by overriding slab जो है वो हमारे पास टेक्टोनिक अंडरप्लेटिंग कहलाती है। फिर क्रिटिकल टेपर एंगल जो कि वेज एलिवेशन और सी सरफेस, ओशन फ्लोर और डाउन गोइंग स्लेब का बेंड, ये जो एंगल बनाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल टेपर एक एकमुलेशन, जो एक्रेशनरी प्रिज्म के साइज को हमारे पास क्रिटिकल टेपर एंगल कहलाते हैं। फिर उसमें हमने देखा कि ये जो एक्रेशनरी प्रिज्म है ये एक चाओटिक मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्स का, जिसको हम मिलांज कहते हैं। मिलांज उन सेडिमेंट्स को कहते हैं, उन उस डिपोजिशन को हम कहते हैं जिसमें बेडिंग नहीं होती, या फिर हम बेडिंग जो है उसको एक टाइप की सेडिमेंट्स की बेडिंग को हम ट्रेस नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास लो टू हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्स भी मिलते हैं, ट्रेंच फिल्स मिलते हैं, टर्बिडाइट्स मिलते हैं, और जो स्लेट्स मिलते हैं, चर्ट्स या फिर ग्रीनस्टोन या ब्लू शिस्ट स्पेशली हमारे पास एक्रेशनरी प्रिज्म में मिलता है। ब्लू शिस्ट जो कि उन एनवायरनमेंट में मिलता है जहाँ पे प्रेशर जो है वो एक्सट्रीमली हाई हो और टेम्परेचर जो है वो लो हो, तो हमारे पास ये टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक ब्लू शिस्ट जो है इन एनवायरनमेंट में मिलता है। तो अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछिएगा, और थैंक यू वेरी मच।